हाँ चलो, आप लोग बस अपना कंसेंट देना कि बाकी कहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट करा है। नंबर 1, क्योंकि कल ही तक का टाइम है एक्सेस में, परसों से फिर हम लोग टैली पे आ जाएंगे, आई मीन मंडे से। पहला चीज़ क्या था कि हमें इंस्टॉलेशन आना चाहिए, इंस्टॉलेशन ऑफ एमएस ऑफिस। ऑफिस इंस्टॉलेशन आना चाहिए ताकि हम क्या इंस्टॉल कर सके, बिकॉज कल देखा था कुछ लोगों के लैपटॉप पे भी एमएस ऑफिस नहीं था, है ना, एमएस एक्सेस नहीं था। तो वो बोल रहे थे सर रन पे खोल रहा हूँ मैं, खुल ही नहीं रहा है, रन पे खोल रही हूँ खुल ही नहीं रहा है, तो कैसे खुलेगा? इसके लिए इंस्टॉल तो होना चाहिए पहले से। तो पहला स्टेप क्या हमारे कंप्लीट होना चाहिए? इंस्टॉलेशन ऑफ एमएस ऑफिस। अब खुद से पूछ के देखो कि क्या आता है या नहीं। अगर नहीं आता है, मैं मान के चलूँगा कि मैं बता चुका हूँ। जिसका नहीं अभी तक हुआ है या नहीं जानता है, पूछेगा इंडिविजुअली। फिर सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कि एमएस एक्सेस ओपन करना आना चाहिए। नहीं तो क्या लिख सकता हूँ मैं? स्टार्ट एमएस एक्सेस। और एमएस एक्सेस को स्टार्ट करना भी हम लोग कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? क्या बोलेंगे? ये भी डन है, आया ना? और एमएस एक्सेस को रन करने के लिए क्या तरीका था, याद है क्या? विंडोज़ के साथ रन, और विंडोज़ रन करने के बाद फिर क्या करना होता है? टाइप करना है एमएस एक्सेस, और उसके बाद क्या करना है? उसका इंटर। अब कुछ लोग टाइप करके भी पूछेंगे अब क्या करें, तो इंटर प्रेस करना है। थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें कि चलो एक्सेस इंस्टॉल भी हो गया, फिर नेक्स्ट क्या करना है मुझे? तो नेक्स्ट हमें डेटाबेस बनाना है। क्या बनाना है? डेटाबेस बनाना है। तो क्रिएट अ डेटाबेस। अब बेसिकली डेटाबेस किस नाम से बनाएंगे? अब दिमाग में एक सवाल ही भी आता है, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिस फर्म के लिए काम कर रहे हैं, उसी के लिए डेटाबेस बनाएंगे। अगर हबनेट के लिए काम कर रहे हैं तो हबनेट के नाम से डेटाबेस बनाएंगे। अगर हम किसी स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, किसी कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके नाम से डेटाबेस बनाएंगे। अगर कहीं काम नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या बनाएंगे? अपने नाम से बनाएंगे। ऐसे आज के डेट में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग बिजी हैं। नहीं, क्योंकि किसी से भी पूछो क्या टाइम है, नहीं। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट आता है, वो 10 मिनट का हिसाब रखता है। सर 4 बजे हमारा छुट्टी होता है, 4:10 से बैच मिल जाएगा क्या? मतलब कस्टमाइजेशन इतना लेवल तक। हम इतने बजे से पहले नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होता है, एडमिशन से पहले बोलेगा यार नहीं आ सकते, और जब एडमिशन ले लिया, पढ़ने लगा, तब फिर पूरा दिन बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और पहले पैतरा इतना लेता है कि एकदम, मतलब अडानी अंबानी भी उसके सामने क्या बिजी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आज के डेट में बेरोजगार नहीं है। यही ना मानेंगे? चलो, क्रिएट अ डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम क्या होगा? तो जनरली अपने नाम पे भी रख सकते हो, अपने कंपनी के नाम पे भी रख सकते हो। अब डेटाबेस का नाम किसी को अगर नहीं समझ में आए तो अपनेट रख देना। फिलहाल कम से कम हम पढ़ रहे हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है ये है, तो कम से कम ये भी तो रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब जब डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है? तो डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना होता है। तो पहला काम क्या करना होगा मुझे? क्रिएट अ टेबल, कम से कम टेबल। अब रही बात टेबल कितना बनाना होगा, अगर इसका सवाल पूछे खुद से तो क्या जवाब होगा? जितने अलग अलग तरह के लॉजिकल डेटा रखना होगा, जितने अलग अलग तरह का लॉजिकल डेटा रखना होगा, उतना टेबल बनाना पड़ेगा। और अगर एक ही लॉजिकल डेटा है तो एक टेबल बनाएंगे। अब जैसे हबनेट का एग्जांपल लेके चलो, तो हमने पहले ही क्लास में बताया था कि हबनेट में कितने तरह का लॉजिकल डेटा हो सकता है। एक हबनेट में किसका हो सकता है? एम्प्लॉई जो है यहाँ, है ना। एक क्या हो सकता है? स्टूडेंट का हो सकता है। अब एम्प्लॉई का कनेक्शन किससे होगा? डिपार्टमेंट से। एम्प्लॉई का क्या होगा? किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे, तो स्टूडेंट का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? कोर्स के साथ। अब सवाल ये है कि कोर्स और एम्प्लॉई, ये कोर्स और स्टूडेंट,
और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इन दोनों का डेटा क्या एक ही टेबल में रख सकते हैं? नहीं, ये डेटाबेस का जो रूल है उसको वायलेट करना हुआ, तोड़ना हुआ। क्योंकि डेटाबेस क्या कहता है कि एक लॉजिकल डेटा को एक टेबल में रखिए, दूसरे लॉजिकल डेटा को दूसरे टेबल में रखिए। इट मीन्स कि मोर देन वन काइंड ऑफ लॉजिकल डेटा को जब आप एक ही टेबल में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा? रिडंडेंसी होगा। क्या होगा? रिडंडेंसी होगा। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा होगा। और डेटाबेस कहता ये है कि डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं करने का, क्योंकि डेटा डुप्लीकेसी अगर आप अलाउ करते हैं अपने डेटाबेस में, तो इससे आपके डेटाबेस में बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम आने शुरू होंगे, जिसको कि बोला जाता है एनोमली। इनकंसिस्टेंसी रेज होगा आपके डेटाबेस में, मतलब खोजना होगा हमें, फलाना रिकॉर्ड देगा कुछ और रिकॉर्ड। तो ऐसे डेटाबेस को मेंटेन करने का कोई मतलब है नहीं। तो अगर हम पर्टिकुलर हबनेट का ही एग्जांपल लेके चलें तो कम से कम कितना टेबल बनाना पड़ेगा बच्चा, बताओ? हबनेट का अगर एग्जांपल लेके चलें तो कम से कम कितना टेबल बनाना होगा? हबनेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितना टेबल, पहला टेबल जो बनेगा उसमें क्या होगा? पहला टेबल बनेगा कोर्स का। बन सकता है? बन सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल बन सकता है सर। चलिए बढ़िया, तो पहला टेबल कोर्स का बन सकता है। ऑलराइट, अब कोर्स में कॉलम कौन कौन सा होगा ये बताओ? कॉलम समझ रहे हो ना? कोर्स में कॉलम कौन कौन सा होगा? जो कल लैब किया होगा उसको याद होगा, और कल जो नहीं आया होगा उसके लिए कोई बात नहीं। तो कोर्स में कॉलम कौन सा होगा? लाइक कोर्स आईडी होगा, CID लिख सकते हैं, कोर्स आईडी। और उसके बाद क्या होगा? कोर्स आईडी के बाद कोर्स का नाम, कोर्स का तो सी नेम लिख सकते हैं, कोर्स का नाम हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है? सी ड्यूरेशन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है? सी फी हो सकता है। तो ये कोर्स से रिलेटेड कम से कम कितना कॉलम? कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फी। तो ये पहला टेबल बन सकता है जी। हाँ मतलब ड्यूरेशन क्या है? वो टाइम ही तो है, 2 महीने 4 महीने। हाँ अच्छा, ये मंथ है तो तुम आवर भी डालना चाह रहे हो, मिनट भी, तो फिर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता है। कोर्स को मेजर हम करते हैं किस में? मंथ में ही ना। अगर ऐसा कोई कोर्स है आपके यहाँ जो आवर में भी काउंट होता है, जैसे 2 घंटे का, 4 घंटे का, 100 घंटे का, तो आप आवर भी ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मुझे जो लग रहा है अपने हिसाब से उस तरीके से फील्ड रख रहे हैं हम लोग। अब सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड टेबल क्या होगा? कोर्स के बाद स्टूडेंट, क्योंकि कोर्स में तो स्टूडेंट ही इनरोल होगा ना। अब बताओ स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या कॉलम हो सकता है? स्टूडेंट आईडी हो सकता है, और स्टूडेंट का क्या हो सकता है? नेम हो सकता है, और क्या हो सकता है? इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर एज ले सकते हैं या नहीं ले सकते? एज भी ले सकते हैं कि चलो डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, एज चाहिए। एज के बाद क्या हो सकता है? एज के बाद चलो जेंडर हो सकता है, और क्या हो सकता है? और डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है, डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? फ़ोन नंबर हो सकता है, हो सकता है, हाँ बिल्कुल फ़ोन नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? ईमेल हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका, इससे रिलेटेड? हाँ चलो मान लो फ़ोटो हो सकता है, सही बात है। और कुछ? आधार भी हो सकता है, चलो सही, वही सही है। लेकिन जितना बता रही हो उतना बनाना भी पड़ेगा। अब आखिरी में क्या डाल देते हैं? CID, कोर्स आईडी। अब अगर कोर्स आईडी डालें हैं तो देखो यहाँ क्या होगा, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ ये बनेगा फॉरेन की, क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन की। जब किसी दूसरे टेबल से किसी कॉलम को डिराइव किया जाता है किसी और टेबल में, तो इसे क्या बोलेंगे? फॉरेन। फॉरेन किसको बोलते हैं? विदेशी, जो बाहर से आया हो उसी को ना बोलते हैं। तो ये दूसरे टेबल से आया, इसलिए इस टेबल में ये क्या कहलाएगा? फॉरेन की कहलाएगा। बट इस टेबल में ये क्या होगा? इस टेबल में ये होगा पिक के।
पीके बोले तो प्राइमरी की, पीके बोले तो प्राइमरी की। और इसी टेबल 2 आई मीन स्टूडेंट टेबल में क्या होगा, फॉरेन की। और इन दोनों के बेसिस पे आपस में क्या किया जाएगा, कोर्स और स्टूडेंट दोनों टेबल को हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। याद रहेगा ये पॉइंट। तो कम से कम एक टेबल हमारा कोर्स का बनेगा, एक टेबल बनेगा स्टूडेंट का, और दोनों को आपस में हम लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब चलो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और क्या टेबल बन सकता है, तीसरा क्या टेबल बन सकता है, तीसरा बन सकता है डिपार्टमेंट का। क्या बन सकता है, डिपार्टमेंट का। अब बताओ कि डिपार्टमेंट में क्या क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है, DID हो सकता है, डिपार्टमेंट ID हो सकता है, क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है, HOD हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है। अरे फिक्स नहीं है, मतलब ये रटना नहीं है कि सर ये बता दिए तो ये चीज, ये वैरी भी कर सकता है आपके कंपनी के नीड के अकॉर्डिंगली। अब इसमें से DID को क्या बनाएंगे, क्या दो डिपार्टमेंट का ID सेम होगा, नहीं होगा, तो इसे क्या बनाएंगे, पीके, पीके बोले तो प्राइमरी की। अब नेक्स्ट टेबल क्या बन सकता है, टेबल 4 बन सकता है मेरा, और टेबल 4 का नाम क्या रखते हैं, EMP। क्या रख सकते हैं, आप बिल्कुल रख सकते हैं, EMP बोले तो एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय में क्या क्या कॉलम हो सकता है, कौन कौन सा कॉलम हो सकता है, EID हो सकता है, एम्प्लॉय ID हो सकता है, और इसमें एम्प्लॉय ID को क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, उसके बाद एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, और ईमेल हो सकता है। और अब उसके बाद लिख लेते हैं हम लोग बेसिक सैलरी, क्या बेसिक सैलरी, या फिर क्या डालता हूँ मैं, DID। एक किस डिपार्टमेंट का है वो भी तो पता होना चाहिए, तो क्या डालेंगे यहाँ पे, DID। और DID यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से, क्यों, क्योंकि यही तो दोनों को कनेक्ट करेगा, डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय के साथ, डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय के साथ जो कनेक्ट करेगा वो डिपार्टमेंट में DID PK के रूप में रहेगा, और एम्प्लॉय में DID FK के रूप में रहेगा, फॉरेन की के रूप में रहेगा। चलो और क्या हो सकता है, बेसिक पे लेते हैं, B पे, बेसिक पे हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, TA, DA, HRA, ये सारा अलाउंस जो परसों शायद बताए भी थे हम, सेम HRA, मेडिकल अलाउंस, और उसके बाद ग्रॉस सैलरी, उसके बाद TDS, उसके बाद नेट सैलरी, और भी कुछ नहीं। अगर चाहो एनुअल इनकम डालना है तो एनुअल सैलरी डाल दो, एनुअल सैलरी डाल दो, ये सेल क्या हो सकता है ऐसा, हाँ हो सकता है। चलो तो टेबल में कम से कम मुझे हबनेट में जो लग रहा है सीन, उसमें 4 टेबल तो बनता है कम से कम। टेबल बनाने के बाद फिर क्या करने की ज़रूरत है ये बताओ। तो टेबल बनाने के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सेस का, वो क्या होता है, क्वेरी होता है। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्रिएट अ क्वेरी। अब देखो क्वेरी भी अलग अलग तरह का बनाते हैं हम लोग, क्वेरी भी अलग अलग तरह का। एक क्वेरी होता है जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे, वो होगा सेलेक्ट क्वेरी। क्या, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी का काम क्या होता है, सेलेक्ट क्वेरी का क्या काम होगा, गेस करो। क्वेरी टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द
टेबल, अगर टेबल से मुझे किसी रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, जैसे मुझे देखना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं जो पटना से बिलोंग करते हैं, तो अगर इस तरीके का मुझे कोई फिल्ट्रेशन लगाना हो तो कौन सा क्वेरी चलाएंगे इसके लिए? सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? सेलेक्ट क्वेरी के बाद सेकंड जो क्वेरी हमें चलाना पड़ेगा वो क्या है? अपडेट क्वेरी। ये अपडेट क्वेरी क्या करते हैं? सेकंड जो है वो है अपडेट क्वेरी। ये किसके लिए होगा? गेस करो। क्वेरी टू अपडेट द रिकॉर्ड्स बाय परफॉर्मिंग अगर हमें कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करके क्या करना है? रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो इसके लिए कौन सा क्वेरी चलेगा? जैसे मान लो बेसिक पे के अकॉर्डिंगली मुझे क्या निकालना है? TA, DA, HRA। तो क्या कर रहा हूँ मैं? अर्थमेटिकल ऑपरेशन ही तो कर रहा हूँ। अगर ऐसा भी काम करना होगा तो कौन सा क्वेरी चलाएंगे? अपडेट क्वेरी। मतलब रिकॉर्ड में अगर कोई बदलाव करना है किसी भी तरह का तो वो किससे होगा? अपडेट क्वेरी से होगा। अब अगर किसी रिकॉर्ड को मिटाना हो सकता है, नहीं तो कौन सा क्वेरी चलेगा इसके लिए? ये किसके लिए होता है? क्वेरी टू डिलीट द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट क्वेरी चलता है। अब जब क्वेरी भी चलाना आ जाएगा तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मैक्रो क्रिएट करना। क्या? क्योंकि मैक्रो क्यों क्रिएट करते हैं बताए थे? ताकि मल्टीपल क्वेरी को सीक्वेंसली हम रन कर सकें, है ना? एक ही साथ रन कर सकें। मैक्रो अब मैक्रो भी जब क्रिएट कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए मुझे? क्रिएट अ फॉर्म to allow अगर मुझे टेबल में कोई डेटा मैनिपुलेशन का काम करना है, मैनिपुलेट कहने का मतलब कि कोई रिकॉर्ड डालना, किसी रिकॉर्ड को चेंज करना, किसी रिकॉर्ड को सर्च करना, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना, ये सारे काम को एक शब्द में अगर बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? मैनिपुलेट, है ना? तो अगर मुझे डेटा टेबल का मैनिपुलेट करना है तो इसके लिए डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम क्या बनाते हैं? फॉर्म बनाते हैं। चलो फॉर्म भी हो गया। अब एट लास्ट क्या बनाना है? आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें कोई रिपोर्ट बनाना हो तो हम रिपोर्ट कैसे बना सकते? तो अगर इतना आता है तो हम मान के चलेंगे कि मुझे सारा कुछ आता है। अब बताओ कहाँ से बताना शुरू किया जाए जो लगता है कि नहीं किया हो? MS एक्सेस इंस्टॉलेशन तो सबको आता है। मुँह ऐसे बना रही है, नहीं आता है? नहीं। कितने लोग हो जो इंस्टॉल किए हो और कितने लोग हो जो इंस्टॉल नहीं किए? इंस्टॉल करने वाले कौन है? तुम की हो? तुम तो। और इंस्टॉलेशन कोई तुम लोग की हो? सब नहीं वाले में। चलो तो एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टॉलेशन से ही देख लेते हैं। तो दुख की कोई बात नहीं है, इंस्टॉलेशन से शुरू करें। हाँ, जिसको पता होगा थोड़ा उसका टाइम किल हो सकता है, अगर उतना कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। क्या स्टार्ट करें? तो देखो मेरे पे पहले से MS ऑफिस इंस्टॉल है, तो हमें तो एक इससे भी पीछे स्टेप में जाना पड़ेगा। क्या? पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अनइंस्टॉल करने के लिए
कंट्रोल पैनल में जाना होता है और क्या लिखते हैं, कंट्रोल ऐप विज डॉट सी पी एल (0), कंट्रोल ऐप विज डॉट सी पी एल (0). कुछ स्पेलिंग लगता है हमने उल्टा पल्टा लिखा होगा, कंट्रोल ऐप विज डॉट सी पी एल (0). इसमें हमें हटाना जिसे है, आप हटाने का प्रैक्टिस नहीं करना है आप लोगों को। देखेंगे इसमें ऑफिस है कहीं क्या, ऑफिस कहीं नजर आ रहा है? आ रहा है, ये रहा। क्या कर लेते हैं इसे, अनइंस्टॉल। देखो अगर अभी मैं खोलूंगा एक्सेल वगैरह तो सब कुछ खुलेगा, नो इशू। ओपन हो रहा है, ओपन होने का मतलब ये है कि अभी ये मेरे मशीन पे क्या है, इंस्टॉल है। लेकिन जैसे अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद क्या एक्सेल ओपन हो पाएगा? नहीं। तो ओपन करने से पहले मुझे क्या करना होगा, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करना होगा। अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वापस से अगर मैं एक्सेल को सर्च कर रहा हूँ तो ओपन हो पा रहा है? नहीं। अब मुझे ऑफिस इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। गप मत करो तुम लोग, पीछे बैठ के देख रहे हैं, बहुत मस्ती कर रही है। अब यहाँ ऑफिस पे आते हैं और ऑफिस में सेटअप पे आएंगे। अब देखो सेटअप भी दो तरह का होता है, सीख लोगे काम आएगा, नहीं तो दूसरे के पास ले जाना पड़ेगा, कुछ से कुछ इंस्टॉल भी करेगा, पैसे भी लेगा, और इतना पैसा लेगा तो उसमें कम से कम 2-3 दिन पिज़्ज़ा खा लोगी। इसलिए ध्यान से सुनो और बाद में जो कर रही हो अभी वो कर लेना। इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज, ये दो ऑप्शन है यहाँ पे। कस्टमाइज से क्या होगा और इंस्टॉल नाउ से क्या होगा। जब इंस्टॉल नाउ करेंगे तो इंस्टॉल नाउ करने के बाद जो सारे एप्लीकेशंस का बंडल है सबको इंस्टॉल करेंगे। और कस्टमाइज करेंगे तो हम चूज कर सकते हैं कि मुझे क्या इंस्टॉल करना है, क्या स्किप करना है। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको नई आइडिया है कि क्या छोड़ना है, क्या इंस्टॉल करना है, तो आप इंस्टॉल नाउ कीजिए। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आकर के लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे कुछ लोग के साथ इशू होता है, मेरा सर सी ड्राइव पूरा भरा हुआ है, कैसे इंस्टॉल करें, तो आकर के वो दूसरे ड्राइव में यहाँ से चेंज करके कर सकता है। तो ये एक्सपर्ट लेवल के लिए, कस्टम इंस्टॉलेशन किसके लिए है, एक्सपर्ट लेवल के लिए, बिगिनर के लिए नहीं है। तो वो जाकर के चेंज कर सकता है इन सारी चीज़ों को, क्या इंस्टॉल करना है, क्या छोड़ना है, वो भी वो डिसाइड कर सकता है। आई बात समझ में? लेकिन मुझे यहाँ सबको इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप था ना, यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट ही स्टेप है ना, इंस्टॉलेशन ऑफ एमएस ऑफिस, क्योंकि सिर्फ एक्सेस नहीं कर रहे हैं, एंटायर एमएस ऑफिस पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। पाउज कर, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद क्या देखना है। इंस्टॉलेशन के बाद देखना है हमें क्या करना, एमएस एक्सेस को कैसे रन करेंगे। अगर अभी नहीं फोकस्ड होके देखोगे तो कल 1 by 1 हम नहीं बताने जा रहे हैं, और कल ही भर आखिरी क्लास है। अब डिसाइड कर लो कि क्या करना है। इंस्टॉलेशन हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद हमें स्टार्ट करना है एमएस एक्सेस को। स्टार्ट करने के लिए रन ओपन करेंगे। रन कैसे ओपन होगा, और रन को ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमएस एक्सेस, और उसके बाद क्या करेंगे, एंटर। एक्सेस का स्पेलिंग बिल्कुल सही डालना, अदरवाइज रन नहीं होगा। कुछ लोग ये भी करते हैं
MS के बाद स्पेस देंगे और तब एक्सेस लिखेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना। एक्सेस ओपन हो गया। अब मुझे फर्दर क्या करना है, तो ये जो कंसोल आ रहा है, इस कंसोल में हमें किस पे जाना चाहिए? ब्लैंक डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ सेलेक्टेड है, दैट्स वाई यहाँ पे शो कर रहा है ब्लैंक डेटाबेस। अभी हमसे पूछ रहा है कि डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो डेटाबेस का नाम क्या प्लान किया हूँ मैं? डेटाबेस का नाम सबनेट प्लान किया हूँ। अब बोल रहा है कि डेटाबेस बनेगा कहाँ? डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आप चाहो तो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही रहने देते हैं, क्या बुराई है। और उसके बाद क्या करेंगे? क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ये प्रोसेस कहाँ तक का हुआ? अभी मेरा स्टार्ट कर लिया और डेटाबेस बना दिया हूँ। किस नाम से? हबनेट के नाम से। अब मुझे क्या करना है? इसके अंदर टेबल बनाने हैं। टेबल बनाने के लिए ये जो टेबल बनकर के बाय डिफॉल्ट मिला है, क्या इसको यूज़ करना है? नहीं, इसे मुझे नहीं यूज़ करना। तो क्या करेंगे इसमें? अब यहाँ आकर के लोग स्टक कर जाता है। अब आगे क्या करें? यहाँ आकर के इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर कहाँ चलेंगे? क्रिएट पे। और इसके बाद कहाँ चलेंगे? टेबल। और टेबल बनाने का दो मोड है, डेटा शीट और डिज़ाइन। तो किस पे जाएंगे? डिज़ाइन पे जाएंगे और टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किए। अब यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि टेबल में कौन कौन सा फील्ड रखना है आपको। तो टेबल पहला कौन सा बनाने जा रहा हूँ मैं? कोर्स वाला टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो कोर्स टेबल को बनाने के लिए कौन कौन सा कॉलम चाहिए वो देख लेंगे। तो कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है और कोर्स ड्यूरेशन है और कोर्स फी है। तो क्या लिखा जाए? कोर्स CID। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या होना चाहिए इसका डेटा टाइप? टेक्स्ट ही होगा। उसके बाद क्या? अब ये भी सोच रहे हो कि कैसे यहाँ से यहाँ आ गए। कुछ लोग यहाँ भी आके रुके हुए रहेंगे। रुके नहीं रहना है, टैब दबाना है, आगे बढ़ेंगे, फिर टैब दबाएंगे, अगले रो में आ जाएंगे। इसको कॉलम बोलते हैं। ये 2-3 कॉलम है और ये पहला रो था, ये दूसरे रो में आ गया। और उसके बाद क्या देना है? सेकंड कॉलम का नाम क्या रखना है? CID के बाद C नेम रखना है, राइट? C नेम। ये भी क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा। फिर टैब दबा देंगे, आगे आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या? कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन भी क्या रखना है? टेक्स्ट ही रखना है, क्योंकि लिखना है 3 मंथ, 4 मंथ, ऐसा कुछ लिखना है, इसलिए टेक्स्ट लेंगे। अगर सिर्फ 3 या 4 लिखना होता तो नंबर ले लेते। ड्यूरेशन के बाद क्या लेना है? फी लेना है। ये क्या लेना है? नंबर लेना है। और कुछ और था इसमें क्या? नहीं, ये 4 ही कॉलम था, CID, C नेम, ड्यूरेशन और फी। तो 4 कॉलम ले लिए। इसके बाद क्या था कि इसे प्राइमरी की बनाना था। ये भी बात कही गई थी ना यहाँ पे। इसमें कोर्स वाले टेबल में CID को क्या बनाना है? प्राइमरी की। अब प्राइमरी की बनाने के लिए क्या करोगे? तो राइट क्लिक करोगे। राइट तो पता चलता है ना सब लोगों को, मालूम ना राइट क्या है? तो राइट की क्लिक करेंगे। कहाँ पे? इस रो बॉर्डर पे आकर। इसको बोलते हैं रो बॉर्डर। यहाँ आकर के राइट क्लिक करना। क्या ऑप्शन आ रहा है? प्राइमरी की। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या बोलोगे कि अब CID का एट्रीब्यूट क्या हो गया? कॉन्स्टेंट क्या हो गया? प्राइमरी की। मतलब प्राइमरी की इसलिए बनाए ताकि 2 कोर्स का ID सेम नहीं हो सकता। 2 कोर्स का ID सेम नहीं हो सकता। तो डेटा डुप्लीकेसी को ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। अब मुझे इस टेबल को क्या कर लेना है? सेव कर लेना है। तो राइट क्लिक किए, सेव। इसका नाम क्या दे देते हैं? दे दें। तो इस टेबल का नाम कोर्स दे दिया। अब क्या करना है इसका? अभी इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या करना है? क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है बताओ? नेक्स्ट हमें एक टेबल और बनाना है जिसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट। चलो, कोई फोटो इसका क्लिक करके रखेगा क्या? बार बार मुझे स्विच करना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ। रखे हुए हो? हाँ। अब हम लोग आते हैं फिर से टेबल डिज़ाइन। क्या लेना है? पहला फील्ड SID। क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा। आगे बढ़े तो उसके बाद क्या लेना है? S नेम लेना है। ये भी क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा। उसके बाद
एज लेना है, स्टूडेंट का एज। एज को क्या लेते हैं हम लोग, नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं। और उसके बाद क्या लेते हैं, जेंडर, एस जेंडर। अब जेंडर को चलो ये भी टेक्स्ट ले सकते हैं। उसके बाद और यहाँ मान लो चॉइस देना चाहें तो जेंडर में हम क्या देना चाह रहे हैं, चॉइस देना चाह रहे हैं, तो क्या देंगे, लुकअप विजार्ड यूज करेंगे, ऑलरेडी मालूम, आई विल टाइप। और यहाँ पे क्या लेंगे, मेल, नेक्स्ट। दोनों चूज करने का ऑप्शन नहीं देना है, इसलिए अलाउ मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर देना है, अनचेक रखना है। लिमिट टू लिस्ट कर देंगे ताकि कोई खुद से एंट्री इसमें ना कर सके, बस उसे चूज करने का ऑप्शन देना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट। चलो अब इसके बाद क्या है, डेट ऑफ एडमिशन, SDOA मतलब स्टूडेंट का डेट ऑफ एडमिशन। ये सभी के पहले मैं लगा दिया हूँ कन्वेंशनल, ताकि आसानी से समझ सको कि किससे रिलेटेड डेटा डाल रहा हूँ। क्या होगा ये, डेट एंड टाइम। उसके बाद एस फोन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार बोलना पड़ता है फ़ोन नंबर। अरे फ़ोन नंबर है, फ़ोन लिखे हैं तो फ़ोन अपना हैंडसेट थोड़ी कोई देगा। तो फ़ोन अगर लिखे मतलब फ़ोन नंबर की बात हो रही है। और ये क्या ले लेते हैं, टेक्स्ट ही ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने का फ़ायदा ये होगा बच्चा कि इस पर आप लिमिट लगा सकते हो कि कितना डिजिट, तो कितना कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर ऐसे लगा सकते हो। अब कोई 11 डाल देगा तो इनवैलिड न डाल रहा है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरीके का फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं, वैलिडेशन लगा रहे हैं कि कितने कैरेक्टर का। अब कुछ लोग बोलेगा कि फ़ोन नंबर तो सर नंबर ना होता है, डिजिट ना, तो डिजिट होता है, लेकिन टेक्स्ट में हम डिजिट को भी दिखला सकते हैं, लेकिन दिखला सिर्फ सकते हैं, उसमें कोई जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते। तो क्या फ़ोन नंबर पे कुछ जोड़ घटाव गुना भाग करना है, नहीं, तो टेक्स्ट ले सकते हैं। अब इसके बाद एस ईमेल, ऑब्वियसली ये क्या लेंगे, हाइपरलिंक ले लें। अब इसके बाद अब मुझे एस फोटो लेना है, तो एस फोटो क्या हो जाएगा, या तो एम्बेडेड पे जाएंगे, वेली एम्बेड, या फिर क्या होता है अटैचमेंट, तो अटैचमेंट ले लें। और बस इतना ही था ना, बस इसके बाद यही है ना आखिरी। तो SCID, स्टूडेंट का कोर्स आईडी क्या होगा, और कोर्स आईडी क्या होगा, ऑब्वियसली टेक्स्ट ही होगा। जी हाँ, हाँ लिंक कैसे हो, उसका नाम CID ही था। अच्छा CID ही था, हाँ तो वो भी रह सकता है, बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ सेम भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो, इससे कोई एरर नहीं। चलो फिर भी तसल्ली के लिए या समझने के लिए मैं CID ही करता हूँ। और इसे भी क्या कर दें, अब आप लोग सोच रहे हो कि इसको फॉरेन की तो नहीं बनाए, फिलहाल इसको प्राइमरी की बना लेते हैं, ठीक है। इसको फॉरेन की नहीं बनाया जाता है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ फॉरेन की बनाने जैसा कोई ऑप्शन नहीं देता है। MySQL जब पढ़ोगे वहाँ कर सकते हो। तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ हमें एक स्पेशल तरीका देखना होगा रिलेशनशिप बिल्ड करने का, कि कैसे दो टेबल के बीच रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो फिलहाल इसको क्या करें, हम सेव करें। नाम पूछेगा तो क्या नाम डाल दें, या स्टूडेंट। सेव कर लें, हाँ जी। क्या कर लें इसको, अभी इसमें एंट्री करनी है रिकॉर्ड नहीं, तो क्या करेंगे, क्लोज। अब इसके बाद क्या है, अब मुझे एक डिपार्टमेंट का टेबल बनाना है, करेक्ट। डिपार्टमेंट में क्या है, 3 चीज़ें हैं, DID, DNAME और HOD। कहाँ आएंगे, टेबल डिज़ाइन में आ गया क्या, ठीक ही तो है, डिज़ाइन में ही तो आना था। क्या डालना है इसमें, DID डालना है, डिपार्टमेंट ID क्या होगा, टेक्स्ट होगा। फिर क्या होगा, DNAME, ये भी क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा। फिर क्या होगा, HOD, ये भी क्या होगा, टेक्स्ट होगा। ये तो बड़ा इजी टेबल था, नहीं। इसमें से DID को क्या बना देना है, राइट क्लिक करेंगे, प्राइमरी की, क्या करेंगे इसके बाद, सेव करेंगे। क्या नाम डालेंगे इसका, DPT, यही ना प्लान किए हैं, जो हम लोग प्लान किए उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। DPT लिखे थे यहाँ पे, तो हम लोग क्या नाम रखे हैं इसका, DPT ही रखेंगे।
डिपार्टमेंट को। अब इसे क्या करें, क्लोज ना। फिर क्या करना बाकी रहा, फिर कहाँ चलेंगे, टेबल डिज़ाइन। अब क्या डालना है, EID, क्या होगा, टेक्स्ट होगा। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, और उसके बाद क्या होगा, एज। एज किस में लेना है, नंबर में ले लेते हैं। उसके बाद जेंडर। हाँ, अब जेंडर में फिर क्या ले लें, और इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये क्या होगा, डेट एंड टाइम होगा। उसके बाद अच्छा, पोस्ट तो टेक्स्ट ही होगा, और उसके बाद फोन क्या होगा, हाँ, फिर क्या था, अच्छा फ़ोन में लिमिट भी करना था, तो यहाँ करके फील्ड साइज में क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे। अब उसके बाद ई फ़ोन के बाद क्या डालना है, ईमेल क्या होगा, हाइपरलिंक। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कभी दिमाग में नहीं बैठने देना है कि जो फॉरेन की वो लास्ट ही में होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, पहले भी हो सकता है। तो चलो DID, अब DID क्या रहेगा, टेक्स्ट ही रहेगा। अब EBS डाल दें, एम्प्लॉई बेसिक सैलरी। EBS एम्प्लॉई बेसिक सैलरी क्या होगा, ये ऑब्वियसली नंबर लेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन ही हो पाएगा। EBS के बाद क्या लेना है फिर, हाँ, ETA मतलब एम्प्लॉय का TA, ये भी क्या होगा, नंबर होगा। उसके बाद EDA, ये भी क्या होगा, नंबर होगा। उसके बाद EHRA, 3 ही रखते हैं, बाद बाकी जब समझ जाओगे कॉन्सेप्ट तो जितना अलाउंस देना है देते रहना। TA DA HRA बस लेके चलता हूँ मैं। यहाँ मैंने एक गलती करा है, नंबर। उसके बाद क्या निकालना है मुझे, EGS मतलब एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी, ऑब्वियसली नंबर होगा। फिर क्या होगा, ETDS, ये भी क्या होगा, नंबर होगा। नेट सैलरी, ये भी क्या होगा, नंबर होगा। अच्छा, एनुअल भी निकालना है, एनुअल सैलरी, और ये क्या होगा, नंबर ही होगा। और कुछ था कॉलम, बस इतना ही था ना। अब इसमें एक काम अभी छूट रहा है, बता सकते हो क्या, प्राइमरी की बनाना, और उसके बाद सेव करना, और इसका नाम क्या रखा है, EMP। क्या रखा था यहाँ पे हमने, EMP। अब बताओ कि 4 स्टेप हमारा कंप्लीट, हाँ बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, लिंक करना है अलग अलग टेबल को। अभी तक लिंक नहीं किया हूँ, ना कोर्स को स्टूडेंट से और ना एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से, तो लिंक करने वाला काम पहले कर लेते हैं। कर सकते हैं, जी हाँ। क्लोज कर ले इसे, हाँ बिल्कुल। इसके लिए हमें यहाँ जाना होगा, और एक ऑप्शन दिखेगा डेटाबेस टूल। क्या दिखेगा, डेटाबेस टूल। इस डेटाबेस टूल में आना है और क्या करना है, रिलेशनशिप पे जाना है। कहाँ जाना है, रिलेशनशिप पे जाना है, और जिस भी टेबल को लेके आना है सबको लेकर के आ जा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग टेबल्स के बीच रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। तो कोर्स को किससे जोड़ना है, या स्टूडेंट को किससे जोड़ना है, कोर्स से जोड़ना है, करेक्ट। और एम्प्लॉय को किससे जोड़ना है, डिपार्टमेंट से जोड़ना है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम नाप तोल के रख रहे हैं, बस
डेकोरेट कर रहे हैं, कहीं भी रख सकते हो। अब यहाँ से CID को खींचना है और इसके CID के साथ अटैच कर देना है, करेक्ट। ये वाला CID यहाँ पे इसको होल्ड करके रखो पॉइंटर को और ड्रैग करते हुए लाओ और कहाँ डाल दो, इस वाले CID पे छोड़ दो। जैसे ही छोड़ोगे तो क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा एडिट रिलेशनशिप का। अब कह रहा है कि कोर्स टेबल के CID को स्टूडेंट टेबल के CID के साथ क्या करो, कनेक्ट करो। और यहाँ क्या चूज कर लेना है, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, जोड़ना। और रिलेशनशिप क्या बनेगा, 1 to many का। मतलब कि क्या एक कोर्स में एक ही स्टूडेंट रहेगा, नहीं, एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता है, तो रिलेशन क्या बनेगा, 1 to many का। और फिर क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। समझ में आया। अब आप इसको कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा रख रहे थे ताकि थोड़ा क्लैरिटी। अब उसी तरीके से DID को किसके साथ कनेक्ट करना है, इसके DID से। अब इसका कान पकड़ो, खींचो और इस पे ला करके छोड़ दो। जैसे ही छोड़ेंगे फिर वही आ जाएगा। इसे चेक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब बताओ, रिलेशन भी बनाना सीख लिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा एडवांस लेवल है, बहुत सारे लोग इसको टच भी नहीं करते हैं एक्सेस में, लेकिन इसके बिना काम हो नहीं सकता है अगर हम एक लार्ज स्केल पे काम करना चाहें तो। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या करना होगा, अगर कभी रिलेशनशिप को एडिट करना होगा तो वापस एडिट कर सकते हो। अगर कभी लगता है रिलेशनशिप नहीं रखना तो क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हो, डिलीट हो गया। अगर फिर लगता है नहीं सही है तो कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर दो। तो डिलीट करना मुझे लगा कि बता दें इसलिए बता दिए। अगर लगेगा एडिट करना है तो एडिट करने के लिए खोल सकते हो फिर। क्लियर। तो दो टेबल को आप आपस में क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। नहीं, अब इसके साथ भी कर सकते थे, लेकिन उस तरह का हम डेटाबेस प्लान अभी नहीं किए हैं। अब इसके साथ ज़बरदस्ती जोड़ेंगे कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि किसके साथ किसका लिंक बनेगा उसी के हिसाब से हमें कॉलम भी लेना पड़ेगा ना। अब जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके पास एम्प्लॉई है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, कस्टमर है ना, डिस्पैच है। अब अलग अलग तरह के डेटा के लिए वो अलग अलग टेबल बनाया है और सारे टेबल को क्या करके रखेगा, आपस में कनेक्ट करके। अब जैसे ऑर्डर और कस्टमर, डिस्पैच है ना, वेंडर किसके थ्रू वो डिलीवर करेगा, इन सब को आपस में क्या करना पड़ेगा, उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए पूरी तरीके से प्लान किया जाता है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे और कौन सा कॉलम दो टेबल के लिए कॉमन कॉलम हो सकता है जिसके थ्रू दोनों को कनेक्ट किया जाए। फिलहाल के लिए इसे क्या करें ये बताइए, क्लोज कर लें। अब बोल रहा है कि सेव करना है ना, तो हाँ जी बिल्कुल करना है। अब चलो रिलेशन तो बन गया। अब मुझे अगर डायरेक्ट स्टूडेंट में कोई रिकॉर्ड डालना है, डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट किस पे डिपेंड करता है, किसका रेफरेंस यूज़ कर रहा है, कोर्स का। तो ट्राई करें। चलो पहला स्टूडेंट है S101, उसका नाम क्या है? नाम है रवि। एज क्या है? मान लो 22। जेंडर क्या है? मेल। और डेट ऑफ एडमिशन क्या है? 12/5/2023 का। फ़ोन नंबर क्या है इसका? 9334206243। ईमेल क्या है इसका? rabi@hubnettech.net। फ़ोटो क्या है इसका? अटैच डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। अब फ़ोटो है मेरे पास, कोई ना कोई फ़ोटो तो मिल ही जाएगा। अटैच कर दिए। अब कोर्स आईडी कुछ तो डालेंगे। अब मान लो कोर्स आईडी कुछ भी डालते हैं, लाइक C101 डालते हैं, क्या बोलेगा? यार एक रिकॉर्ड कहाँ चाहिए मुझे? कोर्स टेबल में, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है। समझ में आई बात? क्लोज करेंगे, बोलेगा सेव नहीं हो सकता। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, मत करो सेव, ऐसे भी तो सेव नहीं करना है।
अब सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, कोर्स में क्या डालते हैं यहाँ पे C101, कोर्स का नाम क्या डाल देते हैं, मान लो पाइथन, कोर्स का ड्यूरेशन क्या डाल देते हैं 3, क्या लिए थे, टेक्स्ट में लिए थे क्या, टेक्स्ट में लिए थे, अगर टेक्स्ट में लिए थे तो मंथ डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। कोर्स का फी डाल देते हैं। अब सेकंड कोर्स क्या लेते हैं C102 और इसके बाद क्या ले लेते हैं ADCA, क्या ले लेते हैं 6 मंथ्स, क्या फ़ी ले लेते हैं 8000, फिर लेते हैं C103, क्या ले लेते हैं CCNA, क्या ले लेते हैं 2 मंथ्स, क्या ले लेते हैं हाँ चलो इतना ही रखते हैं अभी के लिए, काफ़ी है। अब इसे हम सेव कर लेते हैं और क्लोज भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट वाले में आ जाते हैं, मान लो S101 लेते हैं, स्टूडेंट का नाम क्या डालते हैं, रवि डालते हैं, एज क्या प्लान किए थे, जेंड 12/5/2023, फ़ोन नंबर 99, चलो कुछ भी तो डालना ही है। ईमेल क्या डाल देते हैं, ravi@hub.net, और यहाँ रवि का फ़ोटो ले लिया जाए। अब CID क्या डालेंगे, किस कोर्स में, मान लो ये पहले कोर्स में है तो क्या डालेंगे C101, एक्सेप्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि C101 एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, कोर्स टेबल में अवेलेबल है। S102 डाल सकते हैं कि नहीं, हाँ डाल सकते हैं, मुकेश 23 साल, क्या है मेल, क्या है 4/5/2023, फ़ोन नंबर इसका क्या है, ये है mukesh@gmail.com, इसका फ़ोटो, मान लो ये भी उसी कोर्स में है, S103, ये क्या है, और क्या विनोद डाल देते हैं, चलो विनोद के बाद क्या डाल देते हैं, ये भी मेल में डाल देते हैं 16/3/2000, हाँ क्या हो गया, हाँ पाइथन पड़ेगा, C103 डाल देते हैं, 3 लिए थे ना, C101, C102 और C103, हाँ क्या क्या, अच्छा ये, हाँ तो क्या इससे कोई आपत्ति, ये इसलिए दिया है ताकि अगर एक्स्ट्रा कोई कॉलम ऐड करना चाहें आप तो कर सकते हैं, बट हम यहाँ से ऐड नहीं करेंगे, है ना, हाँ। अब जैसे कैसे इमरजेंसी गेट देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना, इमरजेंसी में ही करेंगे, तो उसी तरीके से ये ऐड कॉलम नहीं यूज़ करेंगे। कहाँ से करेंगे, जब भी ऐड करना होगा तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में, और वहाँ से जाके ऐड कर लेंगे, ठीक है। S104,
चलो काफ़ी है, क्योंकि डेटा इनपुट करना ये सबसे इरिटेटिंग जॉब, और वो भी जब प्रॉक्सी डेटा डालना हो, क्योंकि किसी का कुछ तो है नहीं डिटेल अपने पास, तो सब कुछ अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे करना होगा। मेरे लिए खुद में बहुत दुखद है, अब तुम लोग के लिए क्या होता होगा आई डोंट नो। चलो ये तो हो गया, यहाँ तक का डेटा डाल चुका है, कोर्स में भी डेटा डल चुका है, रेस्टोरेंट में भी डेटा डल चुका है। अब मुझे इसके बेसिस पे कुछ क्वेरी चलाना सीखना है, राइट। लेकिन चलो उससे पहले थोड़ा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में भी डेटा डाल दें। तो एम्प्लॉय में अगर डेटा डालना होगा तो क्या करेंगे, पहले डिपार्टमेंट में डेटा डालना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल। मान लो D101 डाल दे रहे हैं, तो इसका नाम डाल देते हैं हम लोग एग्ज़ाम, और डाल देते हैं यहाँ पे अभी, एक डाल देते हैं 102, और इसमें हम लोग डाल देते हैं किसी और का नाम, अमन। अब उसके बाद 2 डिपार्टमेंट, एक और डाल देते हैं S03 सपोर्ट में डाल देते हैं किसी और का नाम, राम। चलो काफ़ी इतना। अब इसके बाद सभी को क्या कर लेते हैं हम लोग, क्लोज। अब क्या बचा, असली काम तो इसी पे करना है, अलग अलग क्वेरी चलाना है। तो कैसे चल, बोलो। अच्छा सर बोल रहे हैं कि आप इसको आपके चेयर पे बैठने में ऐसा रहता है, पोस्टर क्या डालना था बताओ, छोड़ो, कहानी सुन लिए बहुत। क्या नाम डाल देते हैं, नाम ही तो नहीं सोच पाते हैं, बोलो। चलो दीपू डाल देते हैं, दीपू ऐसे लिखते हैं। हाँ, एज क्या डाल देते हैं, 40 साल। बहुत पीटेगा तुमको। ये जेंडर क्या है, मेल, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या डाल दिया जाए, 2018। और इसके बाद फ़ोन नंबर, चलो कुछ भी, ईमेल डाल देते हैं। D10। अब बाकी सारा कैसे निकालना है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके निकालना है ना। क्या दुनिया में यही इकलौता रोहित है क्या? अब इसको समझ में नहीं आएगा कि TCA क्या होता है, बताओ। TCA होता है टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। चलो काफ़ी है, इतना रखते हैं। अब एंट्री मेरे से भी नहीं होगा। अब कुछ क्वेरी लगा के देखना है कि क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्वेरी कैसे बनाते हैं, अभी तक का अगर हम देखें जर्नी, तो हमारा जर्नी कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, टेबल बना चुके हैं, टेबल के बीच रिलेशनशिप बना चुके हैं। तो आप कह सकते हो क्या, लिंक डिफरेंट टेबल्स, ये भी हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद क्या कर चुके हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल, ये भी काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, क्वेरी लिखना है। इसका ऑर्डर चेंज कर लेना अपने मन से, 7, 8, 9 और क्या कह सकते हो 10, ये रहा। तो सबसे पहले हमें अगर मान लो अपडेट करना है इसका TA DA इन सारी चीज़ों को, तो यहाँ क्या इस्तेमाल होगा,
क्वेरी का। अब क्वेरी कैसे बनाते हैं वही सीखना है सबसे पहले। तो इसके लिए चलेंगे हम लोग क्वेरी डिज़ाइन पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? क्वेरी डिज़ाइन पे आ जाते हैं। किसके लिए क्वेरी बनाना है मुझे? ऑफ कोर्स एम्प्लॉय के लिए बनाना है। ऐड कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। अब मुझे इसका क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट क्या करना है? तो कैलकुलेट मुझे करना है इसका क्या, ETA। ओके, और क्या कैलकुलेट करना है? PDA, PHRA, और कुछ नहीं। ये पहले 3 कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले क्या करें, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा क्वेरी सेलेक्टेड होता है? सेलेक्ट क्वेरी। तो इसमें से क्या लेना चाहिए मुझे? अपडेट क्वेरी लेना चाहिए। अपडेट 2 में क्या डालेंगे? अपडेट 2 में फॉर्मूला डालेंगे कि ETA निकलेगा कैसे। तो ये निकलेगा EBS, एम्प्लॉय बेसिक सैलरी के लिए क्या लिया हूँ मैं? EBS लिया हूँ ना। तो EBS इनटू, और इसको EBS को किस में रखना है? स्क्वायर ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में। EBS इनटू कितना देना है? चल मान लो 60% दे देते हैं, इनटू 100। EDA कैसे निकलेगा? तो इसके लिए ये भी EBS पे डिपेंड करेगा। EBS इनटू कितना परसेंट? 70%। उसी तरीके से EHRA निकालना है तो क्या डालेंगे यहाँ पे? EBS, और कितना देना है इसका? मान लो 40% दे दो। चल काफ़ी है। सेव करना है, नाम देना है इसका। क्या नाम डालें? कैलकुलेट अलाउंस। ठीक है। अब इसे हम क्लोज करते हैं और अभी भी देख लो ओपन करके कि क्या ETA और ये सब कुछ कैलकुलेट है? नहीं। कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? इस क्वेरी को रन करेंगे। कैसे? डबल क्लिक करो, एक नोटिफिकेशन आया, इसे हम यस करेंगे। सेकंड नोटिफिकेशन आएगा कि आपका कितना रो अपडेट होने जा रहा है। आप क्या करो यहां से? यस। अब यहां कहीं भी क्लिक कर दो, अपडेट हो चुका। EBS निकल गया, ETA निकल गया, EDA निकल गया, EHRA निकल गया और ये निकल गया। अब क्या निकालना है? ग्रॉस और TDS। तो ग्रॉस निकालने के लिए फिर मुझे क्या करना है? तो क्या करेंगे? क्वेरी डिज़ाइन पे चले जा। और किसके लिए क्वेरी बनाना है? एम्प्लॉय के लिए बनाना है। इसे क्लोज कर दो और यहाँ क्या लेना पड़ेगा मुझे? EGS, और यहाँ से क्या कर लोगे? अपडेट क्वेरी को चेंज कर लो। और अपडेट 2 में क्या डालेंगे बता? ये कैसे निकलता है? EBS प्लस ETA प्लस EDA प्लस क्या होगा? EHRA। अब एक पैटर्न पे नाम रखने का फायदा समझ में आ रहा है? क्या किया जाए इसके बाद? सेव। नाम क्या रखते हैं इसका? फाइंड ग्रॉस सैलरी, फाइंड GS, ऐसा कुछ नाम रख लिए। अब अगर हम इसे रन कर देंगे तो क्या करेगा ये? दोनों का। अब अगर आकर के दोबारा देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय पे आओ, क्या कुछ निकल चुका। अब क्या निकालना है? ETDS, और सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए एक बार में नहीं निकालना। अब सोच रहे हो एक बार में क्यों नहीं निकाल रहे हैं? एक बार में इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, एक बार में इन तीनों को निकाले थे। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि ये तीनों EBS पर डिपेंड करता था। लेकिन EGS किस पे डिपेंड कर रहा था? चारों पे। और TDS किस पे डिपेंड करेगा? EGS पे। तो इतना समझ में आ रहा है? चलो फिर से एम्प्लॉय के लिए आ जाते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्या लेना है फिर? ETDS, बट उससे पहले अपडेट। और क्या लिखना चाहिए यहाँ? EGS इंटू 10/। इसे भी क्या करेंगे? राइट क्लिक, सेव। इसका नाम क्या रखें? फाइंड TDS। क्या करें इसके बाद? क्लोज। और फाइंड TDS को चला लें। क्या TDS फाइंड हुआ? अब क्या फाइंड करना है?
तो फिर से क्या करना होगा, क्वेरी डिज़ाइन पे जा, एम्प्लॉई पे आओ, उसके बाद इसे क्लोज कर लेते हैं, ENS, यहाँ से क्वेरी टाइप चेंज कर लो क्लिक करके। अब क्या करना है, अपडेट होगा कैसे, EGS माइनस ETDS, और उसके बाद क्या, इसे सेव कर दो। और क्या डालते हैं इसका, फाइंड ENS, क्लोज ऑल। और एम्प्लॉई को आकर के देखो फिर से, अब सिर्फ क्या निकालना बाकी रहा, एनुअल सैलरी। ठीक है, फिर कहाँ चलना होगा, क्वेरी डिज़ाइन किस टेबल के लिए, एम्प्लॉई के लिए। क्या लिखना पड़ेगा, ENS ना, EAS, अपडेट 2 में क्या डालेंगे, ENS इंटू 12, और सेव। क्या नाम सोचे हैं, एम्प्लॉय AS, यही ना, फाइंड EAS, फाइंड EAS को भी रन कर लेते हैं। अब आ जा, देखो यहाँ पे कंप्लीट है यहाँ तक। अब मुझे इस क्वेरी को एक सीक्वेंस में चलाना है, क्वेरी बनाना भी सीख लिए हम लोग। अच्छा, इसी में से कोई अगर मुझे फाइंड क्वेरी चलाना है तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं क्या, मान लो स्टूडेंट में मुझे फाइंड करना है वैसे स्टूडेंट को जो पर्टिकुलर किसी कोर्स से बिलोंग करते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो चलो स्टूडेंट टेबल पे कुछ क्वेरी लगाते हैं अलग तरह का। तो इसके लिए हम फिर कहाँ जाएंगे, क्वेरी, आप जा सकते हो क्वेरी, अभी तक हम लोग डिज़ाइन से जा रहे थे ना, क्वेरी विजार्ड से इस बार मैं जाता हूँ। ओके, स्टूडेंट टेबल के सारे फील्ड को ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट करता हूँ, मॉडिफाई, फिनिश। चलो, अब इस बार मुझे क्या करना है यहाँ कैरेट एरिया में कुछ भी डाल दो, जैसे नाम के हिसाब से करना है या एज के हिसाब से करना है, डेट ऑफ एडमिशन या फ़ोन, मतलब कोई एक कैरेट एरिया चूज़ कर लो भाई। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि इस बार हम लेते हैं आईडी के हिसाब से, कोर्स आईडी के हिसाब से। तो कोर्स आईडी वाले जो कैरेट एरिया फील्ड है ना, क्या बोल रहा है कि अपडेट नहीं करना है। जब अपडेट कर देंगे बुआ तो ये चेंज हो जाएगा ना। फिर सेलेक्ट क्वेरी कहाँ रहा, हमें बनाना क्या है अभी, सेलेक्ट क्वेरी कि अपडेट क्वेरी, नहीं करना है, क्योंकि अपडेट क्वेरी तब जब हमें टेबल में कुछ अपडेशन करना हो। मुझे टेबल में कोई अपडेशन नहीं करना है, टेबल से रिकॉर्ड को फाइंड करना है। तो कौन सा क्वेरी चलाएंगे, और देखो लिखा हुआ है हर एक चीज़, सेलेक्ट क्वेरी टू फिल्टर द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। और फिर क्या लिखा हुआ है, क्वेरी टू अपडेट द रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग सम अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो इसके लिए अपडेट क्वेरी चलाए थे, हर एक चीज़ मेंशन है। तो यहाँ क्या लिखो, कुछ भी, मान लो इंटर CID डाल देता हूँ। यहाँ जो भी आपको लिखना है एक बस टेक्स्ट लिख दो, उसके बाद इसे हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, क्लोज भी कर सकते। अब देखो दोनों क्वेरी का आइकन भी अलग अलग दिख रहा होगा, इसका अलग है और बाकी सबका अलग है। अब इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, CID, कोर्स ID डालिए आप। मान लो CID हमने डाला 101, जैसे ही ओके किया तो सिर्फ कौन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है जिनका कि CID क्या है, सही। अब मान लो वापस से मैं रन करता हूँ इसी क्वेरी को, क्लोज कर दिया, वापस से रन किया और यहाँ डाल रहा हूँ C103, डाल सकता हूँ, हाँ जी। तो C103 में ये लोग हैं, दिख पा रहा है। अब फिर से मैंने रन किया और मुझे देखना है कि C102 में कौन कौन सारे लोग हैं, राहुल और रोहन। तो दोनों तरह का क्वेरी बनाना सिखाया हमने, कौन कौन सा, सेलेक्ट क्वेरी भी, अपडेट क्वेरी भी।
चलो इसके बाद आगे का क्या हिसाब किताब है। क्वेरी के बाद एक मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि क्वेरी को एक सीक्वेंस में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मुझे बार बार 1 by 1 करना नहीं पड़ेगा। अब कैसे करोगे, तो इसके लिए हम लोग क्रिएट पे चलेंगे और कहाँ आएंगे, मैक्रो पे आएंगे। और मैक्रो किसके लिए बना रहे हैं हम, तो मैक्रो बना रहे हैं हम किसी क्वेरी को ओपन करने के लिए। तो क्या चूज़ करेंगे यहाँ पे, इवेंट्स, ओपन क्वेरी। इवेंट का नाम क्या होगा, ओपन क्वेरी। और उसके बाद यहाँ क्या डालना है, क्वेरी का नाम। तो पहला क्वेरी क्या चलेगा, एक ऑर्डर में ही चलाना है। तो फर्स्ट क्वेरी क्या होगा, फाइंड ES नहीं, फाइंड ENS नहीं, फाइंड TDS नहीं। तो एक चीज़ नहीं दिख रहा है मुझे, अच्छा कैल करके होगा ना वो, हाँ ये होगा पहला। फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, दोबारा यहाँ आएंगे और क्या चूज़ करेंगे, ओपन क्वेरी, यही दिख रहा है ना। अब क्वेरी का नाम बोलेगा, मतलब अलाउंस को कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या कैलकुलेट करना है, अब GS पे आएंगे। एक ऑर्डर में नहीं लोगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है सारा डाटा। अब तीसरा कौन सा क्वेरी ओपन होना है, तीसरे नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे कौन सा क्वेरी ओपन करोगे बताओ। GS के बाद क्या निकलना है, TDS निकलना है। GS के बाद क्या निकालना है, TDS निकालना है। फिर इसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, GS के बाद नेट सैलरी निकालना है। बताओ तो यहाँ क्या, यही है ना। और नेट सैलरी के बाद क्या निकालना है, TDS निकालने वाला काम कर चुके हम लोग। अच्छा GS TDS निकल चुका है, उसके बाद क्या था, ENS भी निकल चुका है ना। ENS के बाद क्या निकालना था, ओपन क्वेरी। और यहाँ कौन सा क्वेरी सेलेक्ट कर लिया जाए, यही ना, और तो कोई क्वेरी नहीं बचा इसमें, नहीं। तो अब इसी को क्या करेंगे हम, सेव। नाम पूछेगा हमसे, तो सेल स्लिप कर दें। एक्चुअल में क्या कर रहा है, सैलरी स्लिप ही तो बना रहा है। और इसे क्या कर लेते हैं हम लोग, सेव तो है ही, क्लोज कर लेते हैं, हटाओ। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, अभी इसके अंदर कम से कम एक आध रिकॉर्ड डालोगे तब ना, नहीं तो पता क्या चलेगा कि कैलकुलेट किया भी या नहीं किया। तो एक रिकॉर्ड डाल लेते हैं किसी तरीके से, मन को मना करके। क्या डाला जाए, अच्छा बस इतना ही डाल के छोड़ देना है। अब क्या करते हैं, इसे हम सेव करते हैं। अब इसके बाद क्लोज करते हैं और सिर्फ किसे रन करेंगे हम, ये सेल स्लिप को रन करेंगे। यस करेंगे, 3 रो को अपडेट करेगा, हाँ जी यस यस, बस मुझे यस करते जाना है। अब दोबारा आकर के देखो कि क्या आखिरी रिकॉर्ड का सारा कुछ कैलकुलेट हो चुका है। जी हाँ, तो हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक क्या किया, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने इंस्टॉलेशन देखा, स्टार्ट करना सीखा, डेटाबेस बनाना सीखा। डेटाबेस के अंदर प्रॉपर तरीके से हमने 4 टेबल बनाए, 4 टेबल में 2-2 का ग्रुप बनाए, 2 टेबल को एक साथ, 2 टेबल को एक साथ लिंक किया। उसके बाद रिकॉर्ड उसमें डाले कुछ, और रिकॉर्ड डालने के बाद हमने क्वेरी बनाया और माइक्रो भी बनाया। अब कल का आखिरी दिन का टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्म और रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।